हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का नॉलेज 24 चैनल में। और मैं हूं विजय सर। आज हम कक्षा 8वीं का अध्याय 4 आंकड़ों का प्रबंधन के सारे प्रश्न 8 ग्रेड वर्क बुक के सारे प्रश्न इस वीडियो में हल करेंगे। तो शुरू से आखिरी तक आप इसमें बने रहें। आप देख पा रहे हैं अध्याय 4 आंकड़ों का प्रबंधन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आंकड़े क्या हैं। आंकड़े संख्यात्मक रूप से कोई भी जानकारी जो है, जो कि कैसी है, संख्यात्मक रूप से, वो हमारे लिए क्या है, आंकड़े हैं, या जिन्हें हम इंग्लिश में डेटा कहते हैं। आंकड़ों के अध्ययन के लिए हम इन्हें सर्वप्रथम क्रमबद्ध रूप से क्या कर लेते हैं, जमा लेते हैं। और उच्चतम और न्यूनतम प्रेक्षण भी क्या है, यही सब आंकड़े ही क्या है, प्रेक्षण है। उनके अंतर को क्या कहते हैं, हम परिसर कहते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल से आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे कि जैसे ये कक्षा के 10 छात्रों के उन्होंने 20 में से अंक लिए हैं। किसी को 6 अंक मिले, किसी को 9 अंक मिले, किसी को 10 अंक मिले। तो इन अंकों को सबसे पहले संगठित रूप में, संगठित मतलब कि घटते या बढ़ते क्रम में हम इनको जमा लेते हैं। इन्होंने इसको बढ़ते क्रम में जमाया है। तो इसके जो परिसर की बात कर रहे थे या रेंज की हम बात कर रहे थे, वो जो ये सारे प्रेक्षण कहलाएंगे। ये सारी सूचनाएं, हर एक डेटा क्या कहलाएगा, प्रेक्षण कहलाएगा। तो उसमें से जो उच्चतम प्रेक्षण है मतलब कि 10, और जो निम्नतम प्रेक्षण है मतलब कि 5 को हम यदि घटाएंगे तो 10 में से 5 जाएंगे, आपके क्या आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। ये आपकी परास या रेंज कहलाती है। आंकड़ों की क्या कहलाती है, रेंज। रेंज का मतलब ये हुआ कि ये न्यूनतम 5 से लेके अधिकतम 10 तक जा रहा है, मतलब इसकी रेंज क्या है, 5 हो गई। ठीक है ना। इसके बाद 3 हम केंद्रीय जो मान ज्ञात करते हैं सांख्यिकी में, वो है मीन, मोड और मीडियन। मतलब कि एक तो सबसे पहले माध्य हम ज्ञात करते हैं, जिसको आप एवरेज कहते हैं, समांतर माध्य भी कहते हैं। तो माध्य क्या होता है, यदि हमें इनका औसत निकालना है वही माध्य कहलाएगा। औसत कैसे निकालेंगे, जो सभी प्रेक्षण हैं इनका हम क्या कर लेंगे, योग टोटल कर लेंगे। और जितने भी ये प्रेक्षण हैं, तो जब सभी प्रेक्षण का योग किया तो ये 76 आया। और कितने प्रेक्षण थे, 10 प्रेक्षण थे। 10 कुल स्टूडेंट्स कितने थे, 10 थे। तो हमने 10 से डिवाइड किया, ये क्या आ गया, 7.6। इसका क्या आ गया, माध्य आ गया। माध्य को समांतर माध्य भी कहेंगे, मीन कहेंगे इंग्लिश में, या एवरेज औसत भी कहेंगे। इसके बाद आता है एक और केंद्रीय मान, वो है माध्यक। तो माध्यक क्या होता है, चलिए पहले बहुलक बताया तो बहुलक देख लेते हैं। बहुलक मतलब कि जो प्रेक्षण सबसे अधिक बार आया है वो क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। जैसे आप देख रहे हैं यहां पर 3 बार 7 आया है। 7 की जो आवृत्ति है, जो फ्रीक्वेंसी है, आने की जो क्रम है, वो कितनी बार आया है, 3 बार आया है। इसलिए इन सभी प्रेक्षणों का बहुलक कौन हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है ना। अब आप देख पा रहे थे कि हमारा जब एवरेज हमने औसत माध्य निकाला था तो हमारा 7.6 आया था, लेकिन हमारा माध्य बहुलक क्या आया है, 7 आया है। अब उसके बाद हम माध्यक निकालेंगे। तो माध्यक निकालने के लिए हम पहले उनको क्या करते हैं, आरोही या अवरोही, घटते या बढ़ते क्रम में हम इनको लिखेंगे। और उनका जो बीच वाला मान होगा वही क्या कहलाएगा, माध्यक कहलाएगा। तो यहाँ पे 10 आपके संख्याएं थी। 10 संख्याओं में बीच तो आपका कोई होगा नहीं। तो क्या करेंगे, इन आंकड़ों में 7 और 8 मध्य में स्थित है, इसलिए मध्य में मतलब कौन सा, 5वां और 6वां। भाई 4, जैसे यदि n सम है, यहाँ पर जो प्रेक्षण थे या आपकी संख्याएं थी, कितनी थी, सम संख्याएं थी, 10 संख्याएं थी। सम थी, कितनी थी, 10 थी। तो हम क्या करेंगे, n/2 मतलब 5वां, n/2 मतलब n/2वां पद, n/2वां पद मतलब 5वां पद और उसका अगला पद 6वां पद। 5वां पद और 6वां पद कौन कौन से थे, 5वां पद और 6वां पद, पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। तो 5वां पद 7 और उसके अगला वाला 8। तो इन 7 और 8 का क्या निकाल लेंगे, हम औसत निकाल लेंगे। औसत कैसे निकालते हैं, दोनों पद को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आया, 7.5। तो ये क्या कहलाएगा, माध्यक कहलाएगा। तो अब चीज समझ में आई आपको। माध्य निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सभी प्रेक्षणों का योग और कितने प्रेक्षण थे उनकी संख्या। बहुलक बहुत ही सरल है, जो सबसे ज्यादा बार आया है वही क्या है, बहुलक है। और माध्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आरोही या अवरोही क्रम में जमाएंगे। और उनके यदि विषम है तो विषम में तो बहुत ही आसान है, n/1/2 पद हो जाएगा। विषम यदि संख्याएं हैं तो n/1/2 पद हो जाएगा। और सम संख्याएं हैं तो n/2 पद और उसका अगला पद का क्या निकाल लेंगे, औसत निकाल लेंगे। ये तीनों ही माध्य, माध्यक और माध्यिका तीनों ही केंद्रीय मान कहलाते हैं। मतलब इनका जो उद्देश्य है वो तो औसत निकालने के लिए है,
लेकिन ये डिपेंड करता है कि यदि हमारे पास बहुत सारे आंकड़े होते हैं और हमारे पास कम समय है, तब हम बहुलक या माध्यक क्या उसमें क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। लेकिन सबसे एग्जैक्ट जो मान निकाल के देगा आपको, वो कौन निकाल के देगा, माध्य आपको एग्जैक्ट मान निकाल के देगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं थ्योरी में क्या दिया है इसमें। ठीक है, ये हो गया प्रतिनिधि मान या केंद्रीय मान कहते हैं इन तीनों को। और दिए हुए आंकड़े में एक विशेष प्रेक्षण जितनी बार आता है उसे हम बारंबारता या इंग्लिश में हम उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। हाँ, यदि आंकड़े हम आप देखें, बहुत सारे आंकड़े हैं आपके पास, जैसे कि आपकी कक्षा में बहुत सारे बच्चे हैं और उनके अंक हैं गणित में, तो हमें यदि उसमें कम वो बनाने हैं, ऑप्शन बनाने हैं, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 0 से 10 के बीच कितने बच्चे आए, 10 से 20 के बीच के कितने बच्चे आए जिनके मार्क्स आए हैं, 20 से 30 के बीच के कितने मार्क्स आए हैं, हम ऐसे भी उनको व्यवस्थित कर सकते हैं। तो जब हम ऐसे व्यवस्थित करते हैं तो हम उन्हें वर्ग अंतराल में बांट देते हैं। कैसे बांट देते हैं, वर्ग अंतराल में, जैसे कि 0 से 10 में, 10 में, 20 में। वर्ग अंतराल में जो दो सीमाएं होती हैं, एक ये निम्न सीमा कहलाएगी और एक ये उच्च सीमा कहलाएगी। उच्च सीमा में से निम्न सीमा को हम यदि घटाएंगे, मतलब कि ये इसकी विड्थ कहलाती है, चौड़ाई कहलाती है वर्ग अंतराल की, ये लिखा हुआ है विड्थ कहलाएगी, या हम इसको माप भी कहते हैं। हम इसको क्या कहते हैं, माप भी कहते हैं। चलिए ठीक है, इसके बाद क्या दिया गया है, हाँ, आंकड़ों को आयतचित्र के रूप में निरूपित भी किया जा सकता है। चलिए ठीक है, जहां वर्ग अंतरालों को क्षैतिज अक्ष पर दर्शाया जाता है, प्रत्येक दंड या आयतचित्र की ऊंचाई उस वर्ग अंतराल की बारंबारता को दर्शाता है। इसको आप क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा आपको। हम आंकड़ों को दंडालेख, पाई चार्ट आदि के माध्यम से दर्शाते हैं। चलिए ये भी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसके बाद आप देखें, अब हम अपनी गणित के क्वेश्चन यहाँ पर हल कर रहे हैं। तो मैंने थोड़ा सा जो इन्होंने थ्योरी दिया हुआ था उस थ्योरी को मैंने आपको यहाँ पर समझाया। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन के हल करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है, संपूर्ण और उसके भाग को दर्शाने वाला आलेखीय निरूपण। तो संपूर्ण और उसके भाग को दर्शाने वाला आरूपण कौन सा होता है आपका, पाई चार्ट। क्योंकि पाई चार्ट में क्या लेते हैं, हम एक सर्किल लेते हैं और सर्किल क्या दर्शाता है, संपूर्ण को, और उसके जो भी हिस्से होते हैं उनको हम उसके त्रिज्य खंड के रूप में दर्शाते हैं। तो संपूर्ण और उसके भाग को कौन दर्शाता है, पाई चार्ट दर्शाता है। इसलिए उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी इसका ऑप्शन हो जाएगा। और डी में ही आप क्या कर देंगे, इसको, इस सर्किल को आप भर देंगे। ठीक है ना, इसको पूरा आप अच्छे से भर लेना। चलिए इसके बाद संकेतों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का चित्रीय निरूपण, तो वो कौन से हो जाएंगे, चित्रालेख आपके चित्रीय निरूपण हो जाएंगे। इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा और सी ऑप्शन को आप यहां पर क्या कर लेंगे, फिलअप कर लेंगे। चलिए पूरा भरना आप इसको ब्लैक या ब्लू पेन से। नेक्स्ट आप देखें, जब एक पासे को फेंका जाता है तो दो आने की प्रायिकता। तो सबसे पहले आप प्रायिकता समझेंगे। प्रायिकता कैसे निकालेंगे, आप देखिए, प्रायिकता का जो फॉर्मूला होता है, प्रायिकता का फॉर्मूला होता है, प्रायिकता मतलब जिसको हम इंग्लिश में पीई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, पीई। पीई से डिनोट करते हैं। ई मतलब होता है इवेंट, मतलब कोई घटना, और पी मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, मतलब की प्रायिकता। तो किसी घटना की प्रायिकता, इसलिए इसको पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इसलिए उसको पी से डिनोट करते हैं। तो प्रायिकता होती है अनुकूल परिणामों की संख्या। क्या होती है, अनुकूल परिणामों की संख्या। अब मैं बताऊंगा आपको ये अनुकूल परिणाम क्या है, और बटे में आता है इसके कुल परिणामों की संख्या। बटे में आता है कुल परिणामों की संख्या। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आएगा कुल परिणाम और अनुकूल परिणाम क्या है। चलिए, जैसे कि आपने एक यहां बात की जा रही है पासे की, तो आपने देखा होगा कि जब हम पासे में कितने अंक होते हैं, 6 अंक होते हैं। 1 2 3 4 5 और 6, इस टाइप से आपके पासे होते हैं। आपने देखा है ये पासा होता है आपका इस टाइप से, और इसमें यहां 1 होता है, सामने की तरफ 2, ऐसे होते हैं। तो 6 अंक होते हैं कुल। सांप सीढ़ी जो आपने खेली होगी, तो 2 आने की प्रायिकता। अब प्रायिकता मैंने फॉर्मूला बताया अनुकूल परिणाम। आप इसको अनुकूल परिणाम से आप ये मान के चलें कि प्रश्न में जो पूछा गया है वही आपका अनुकूल परिणाम है। अनुकूल परिणाम क्या है, प्रश्न जो पूछा है वह अनुकूल परिणाम है। और कुल परिणाम मतलब कि पासे में कितने परिणाम है। तो आपको पता है पासे में कितने परिणाम है, 6, तो आप बटे में तो 6 लिख ही देंगे। अब प्रश्न ने क्या पूछा है, प्रश्न ने पूछा है वही अनुकूल परिणाम होंगे। 2 आने की प्रायिकता, तो 2 कितने हैं आपके पासे में, 2 कितने हैं आपके पासे में, 1 ही 2 है,
तो इसका उत्तर हो जाएगा 1/6। तो जो प्रश्न मैंने पूछा है वो अंश में आ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा, और कुल कितने परिणाम हैं उसके अंदर वो आपके डिनोमिनेटर मतलब कि हर में आ जाएंगे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1/6। ए ऑप्शन इसका सही रहेगा, और आप इसमें ए को क्या कर देंगे, इन सर्किल गोला भर देंगे। चलिए इसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में जब एक सिक्के को उछाला जाता है, चलिए अब देखें, आप जब हम सिक्के की बात करें तो आपने देखा होगा इस टाइप से एक सिक्का होता है, जैसे यदि 1 रुपए का सिक्का है तो यहां पर 1 रुपए बना होगा, उसके पीछे आपने देखा होगा तो यहां पर हो सकता है अशोक चक्र हो या कोई भी चित्र बना होगा यहां पर, ठीक है, यहां पर कोई भी चित्र बना होगा, आपके जो 4 शेर होते हैं हो सकता है वो बना हो, ठीक है। तो जहां चित्र बना है वो कहलाता है चित्त, ठीक है ना, और जहां आपके नंबर लिखे हुए हैं वो कहलाता है पट्ट कहलाता है, ठीक है ना, हेड या टेल कह सकते हैं ना, चित्र बना हुआ है उसको हम हेड कह सकते हैं और ये टेल कह सकते हैं, ठीक है। तो कुल परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम तो 2 हैं, या तो यहां पे 1 आएगा या फिर इसके पीछे जो चित्र बना हुआ है वो आएगा। अब जो प्रश्न ने पूछा है वो हमारा अनुकूल परिणाम हो जाएगा। तो प्रायिकता हमने क्या पढ़ी थी, प्रायिकता का फॉर्मूला है, हमने पढ़ लिया प्रायिकता का फॉर्मूला कि अनुकूल परिणामों की संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं फेवरेबल कंडीशंस, है ना, नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशंस, तो हम उसको एफ लिख देते हैं, और नीचे कुल परिणाम लिखते हैं इसलिए उसको हम एन लिख देते हैं, F/n हम इसको फॉर्मूला लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो जब सिक्के को उछाला जाता है तो चित्त कितने हैं, चित्त तो एक ही है, तो एक ऊपर क्या लिखा जाएगा, जो प्रश्न ने पूछा है वो अंश में आएगा, बटे कुल परिणाम कितने हैं, 2 परिणाम है, एक चित्र है और एक पट्ट है, तो इसका उत्तर आ जाएगा 1/2। 1/2 कहां पे, बी में, तो आप इसको बी को क्या कर देंगे, इन सर्किल या फिर गोला भर लेंगे। चलिए इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। राहुल, वरुण और अनिल एक रंगीन पहिए को घुमा रहे हैं, यदि तीर लाल रंग पर रुकता है, अब देखें इसकी बात चल रही है, यदि लाल रंग पर तीर रुक रहा है तो कौन जीत रहा है, राहुल, राहुल मतलब रेड कलर पे राहुल जीत रहा है, ठीक है भाई। उसके बाद तीर यदि नीले रंग पर रुक रहा है, नीला रंग यदि रुकता है तो कौन जीत जाता है, वरुण, मतलब वरुण ब्लू पर जीत रहा है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं हरे रंग पर यदि रुकता है तो अनिल जीत रहा है, हरे के लिए कौन जीत रहा है, अनिल जीत रहा है। तो इन्होंने बोला है इस खेल को न्याय संगत बनाने के लिए कौन सा रंगीन पहिया उपयुक्त किया जाना चाहिए। अब देखो 4 रंगीन पहिए आपको दिए हैं, अब देखें न्याय संगत तो वही होता है जिसमें सबकी बराबरी, सबके जो जीतने की संभावना हो वो कैसी हो, बिल्कुल बराबर बराबर हो। भाई ऐसा नहीं हो भाई यदि एक लाल है तो एक नीला हो, एक हरा हो, तो तीनों की प्रायिकता कैसी रहेगी, तीनों की जीतने की संभावना कैसी रहेगी, एक जैसी रहेगी। लेकिन यदि 2 लाल हैं उसमें तो क्या फिर न्याय संगत हुआ वो, भाई लाल के तो 2 ऑप्शन है, बाकी के एक ऑप्शन है, इसलिए हम इसमें ये देखेंगे कि सबके बराबर ऑप्शन किसमें है। तो आप इसमें 4th में देख रहे होंगे, इसमें एक लाल यहां है और एक लाल यहां पर है, 2 लाल है। हरा देखें, हरा भी 2 है, और नीला देखें तो नीला भी 2 है। तो न्याय संगत वही व्यवस्था कहलाएगी जहां प्रत्येक व्यक्ति के लिए बराबर संभावनाएं मिले, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा 4th, मतलब कि डी। तो आप इसमें इसका डी को क्या कर लेंगे, भर लेंगे, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक थैले में 5 लाल और 3 पीली गेंदें हैं, ठीक है ना। एक आपका थैला है जिसमें मैं एक आपको बना के दिखा देता हूं, यहां पर आपने ऐसा एक थैला लिया, ये मैंने एक थैला बना दिया, ठीक है ना, और थैले में उन्होंने बोला है कि 5 लाल बॉल हैं। चलिए मैं 5 लाल बॉल बना देता हूं, 1 2 3 4 और 5, और पीली गेंदें कितनी है, पीली गेंदें हैं आपकी 3। चलिए मैं 3 पीली गेंदें बना देता हूं, 1 2। अब देखिए 5 लाल गेंद हैं आपके पास और 3 कैसी हैं, नीली गेंद हैं। तो उन्होंने बोला है क्वेश्चन में कि लाल गेंद ज्ञात करने, लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, कौन सी गेंद, लाल। तो मैंने आपको बोला था कि कुल कितने परिणाम हैं, मतलब कुल कितने परिणाम मतलब आप इसमें से कितनी गेंदें निकाल सकते हैं, 8 गेंदें निकाल सकते हो ना, 8 बार हाथ डालेंगे तो 8 गेंदें निकल के आएंगी, तो कुल परिणाम तो हो जाएंगे 8। अब इसमें जो प्रश्न ने पूछा है वो कितनी गेंदें हैं, प्रश्न ने पूछा है कि लाल गेंद, तो लाल गेंद कितनी है 5,
तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 5/8। इसको आपको और अच्छे से लिखना है तो आप ऐसे लिख लेंगे, अनुकूल परिणाम की संख्या बराबर 5, कुल परिणाम की संख्या बराबर 8, फिर फॉर्मूला लिखेंगे और 5/8 लिख देंगे। ऐसा लिखेंगे तब भी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब एक पासे को फेंका जाता है, क्वेश्चन है जब एक पासे को फेंका जाता है तो प्रत्येक की घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। चलिए अब बताएं मुझे, पासे में पहले तो कुल परिणाम कितने हैं 6, ये तो पता है सबको, तो सबके बटे में तो 6 आना है। चलिए इसके बटे में क्या आएगा 6। ऊपर देखें अंश में कौन आएगा, अंश में वही आएगा जो प्रश्न ने पूछा है। तो 5 से बड़ी एक संख्या, 5 से बड़ी संख्या कौन है पासे में, ओनली एक ही है 6, एक ही है ना, तो भाई हमने लिख दिया 1/6। 5 से बड़ी संख्या नहीं, तो 5 से बड़ी संख्या नहीं कौन कौन सी है, 1 2 3 4 और 5। भाई आपके पासे पे तो कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 और 6 संख्याएं हैं। 5 से बड़ी संख्या कितनी है 1, तो हमने इसलिए यहां पर 1/6 लिख दिया। कुल परिणाम कहां आएगा, हर में, तो वो तो सबके हर में 6 आएगा। फिर 5 से बड़ी संख्या नहीं तो कितनी है, वो 5 है, तो यहां हो जाएगा 5 बटे में कुल परिणाम 6। फिर सबसे छोटी अभाज्य संख्या, भाई अभाज्य संख्या कौन होती है सबसे छोटी, 2, एक अभाज्य नहीं होती, ये चीज हमेशा याद रखना। संख्याएं अभाज्य कहां से स्टार्ट होती हैं, अभाज्य मतलब प्राइम संख्याएं कहां से होती है स्टार्ट, 2 से। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है क्या इसमें, हाँ है, 2 है, ठीक है। तो हमें उसकी संख्या बतानी है, कितनी है 1, उसकी संख्या 2 कितनी बार है यहां पर, 1 बार, तो 1 बटे कुल परिणाम कितने हैं 6। फिर सम संख्याएं कौन कौन सी हैं, 2 4 6, 3 सम संख्याएं है ना, हमें उनकी संख्या बतानी है, कितनी संख्याएं हैं 3 बटे में कुल संख्याएं कितनी है, कुल परिणाम कितने हैं 6। तो ये हो गया 3/6, या इसको आप काटेंगे तो ये 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन, निम्न दंड आलेख में अलग अलग शैक्षिक वर्षों में कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों की संख्या हमें दर्शाई गई है। मतलब देखिए यहां पर हम इसको कह सकते हैं ये y अक्ष है और यहां पर ये क्या है, एक x अक्ष है, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है कि एक अक्ष पर तो इन्होंने कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों की संख्या ली है, 50 बच्चे, 100 बच्चे, 150 बच्चे, 200 बच्चे, और एक तरफ x अक्ष पर उन्होंने क्या लिया है, सत्र लिए हैं, जिसको हम शैक्षिक वर्ष कह रहे हैं। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 2003 से 4 में ये कहां तक जा रहा है, 100 तक जा रहा है, मतलब 100 बच्चे कक्षा 8वीं में पढ़ते थे, ठीक है। 2004 से 5 में आप देखें ये कहां तक जा रहा है, 200 तक, तो यहां 200 बच्चे पढ़ते थे उस स्कूल में 2004-5 में। फिर 5-6 में कितने हो गए, 250 हो गए। फिर ऐसे ही देखें 2006 और 7 में 300 हो गए, है ना। ये जहां जिस ऊंचाई तक जा रहा है, देखिए ये किस ऊंचाई तक जा रहा है, देखिए मैं आपको लाइन से बता देता हूं एक कि ये कितनी ऊंचाई तक जा रहा है। देखना आप यहां से यहां मिलाएंगे यदि, देखिए ये देखिए ये कहां तक जा रहा है, 300 की ऊंचाई तक जा रहा है, कहां तक जा रहा है 300 की। ऐसे ही इसके बाद वाला जो है वो कहां तक जा रहा है, वो 350 तक जा रहा है, कहां तक जा रहा है 350 तक। अब हमें ये चीज समझ में आ रही है। अब प्रश्न ने पूछा है कि इस दंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है। तो आपको पता है प्रश्न ने ही बोला है आपसे कि अलग अलग शैक्षिक वर्षों में, ये लिखा हुआ है अलग अलग शैक्षिक वर्षों में 8वीं के विद्यार्थियों की संख्या, यही क्या है आपका प्रश्न है, तो हम यही इसको उत्तर में डाल देंगे। चलो लो भैया हम इसको उत्तर में डाल देते हैं, यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया पहले प्रश्न का। अलग अलग शैक्षिक वर्षों में कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या, ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया पहले प्रश्न का। आप चाहें तो यहां लिख लें इसको पहले को, ठीक है ना, ये ऐसा पहले का ये आपने लिख दिया इसका उत्तर। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम वृद्धि हुई। आप देखें सब वर्षों में तो 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350 गया, लेकिन 4 और 5 में क्या हुआ, 3 और 4 में 100 विद्यार्थी थे और 4 और 5 में सीधे कैसे हो गए, डबल हो गए, 100 के 200 हो गए, है ना। पहले 50-50 बढ़ रहे थे, लेकिन 4 और 5 में कैसे बढ़े, सीधे डबल हो गए। तो हम यहां पर लिख सकते हैं इसका उत्तर, नीचे लिखना आप लोग, इसका उत्तर क्या हो जाएगा सेकंड का, 2004 से 5, 2004 से 5। फिर क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है, तो वो तो दिख ही रहा है 7-8 में, 2007-8 में कितने विद्यार्थी हैं आपके पास, 350, तो इसका उत्तर हो गया 2007-8। फिर उन्होंने बोला बताइए कि यह सत्य है या असत्य
कि 2005-6 में 5-6 में विद्यार्थी थे 250, ठीक है, ये 5-6 में विद्यार्थियों की संख्या 3-4 की संख्या से दुगनी थी। 2003 और 4 में कितने थे? 100, और 5 और 6 में कितने हैं? 250। तो ये तो असत्य हो गया भाई, दुगनी कहां है, ये तो 2.5 गुनी हो गई। तो इसका उत्तर हम क्या लिख देंगे? ये हो गया असत्य। समझ में आ गई बात? प्रश्न बोला कि 2005-6 में 2003-4 से दुगनी है, तो 2005-6 में तो 250 है और 2003-4 में कितनी थी? 100। तो ये तो 2.5 गुनी हुई, ना कि दुगनी हुई, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहां पर आप उनके आंसर लिख लेंगे। ये पहले का आपने लिख दिया था, पहले का मैंने लिख ही दिया, दूसरे का आप यहां पर लिख देना 2004 से 5, तीसरे का आप यहां लिखेंगे 2007 से 8, और चौथे का आप यहां लिखेंगे असत्य। ठीक है ना, इस प्रकार से आप इसमें लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न दंड आलेख में 2 शैक्षिक वर्षों में एक विद्यार्थी द्वारा, इसकी बात चल रही है, एक ही विद्यार्थी के 2 शैक्षिक वर्ष। 2 शैक्षिक वर्ष मतलब ये 2005-6 में पहला वाला क्या है? 2005-6 का है, और दूसरा वाला 2006-7 का। मतलब हो सकता है कि इस यहां लाल वाला जो दर्शा रहा है पर्पल कलर में, ये हो सकता है कि 7वीं क्लास का हो, और जो ब्लू कलर का है हो सकता है वो 8वीं क्लास का हो, है ना, क्योंकि क्रमागत सत्र दिए गए हैं 5 और 6 में, और 6 और 7 में उसके 6 सब्जेक्ट हैं, उनके अंक दिए गए हैं। ठीक है ना, 6 सब्जेक्ट कौन कौन से हो गए? गणित हो गए, समाज विज्ञान हो गई, विज्ञान हो गई, अंग्रेजी हो गई और हिंदी हो गई। नहीं, 5 ही सब्जेक्ट है, सॉरी। ठीक है, तो 5 सब्जेक्ट के उनके अंक दिए गए हैं। जो पहला वाला पर्पल कलर है वो 5 और 6 2005-6 वर्ष का है, और दूसरा वाला 2006 और 7 वर्ष का है। चलिए आप यहां पर आप चाहें तो लिख लें, उसको थोड़ी सी आसानी होती है। यहां इसको गणित में कितने अंक मिले? 30, और यहां पर इसको कितने मिले हैं? 60। यहां पर इसको 50 अंक मिले हैं, और ये कुछ थोड़ा उसके ऊपर है 55। ये आपका हो गया। आप चाहें तो इसको लाइन से भी आप करके देख सकते हैं कि भाई लाइन ये कहाँ तक जा रही है, सीधी रेखा, तो उससे बहुत कुछ समझ में आपको आ जाता है। ये 45 है, ठीक है, मतलब यहाँ कितना आया है? 45, और ये कितना होगा? 50, ये भी 50, ये 45, और यहाँ कितना है? 60 और 60। चलिए अब प्रश्न पहला फिर से वही आ गया है कि इस दंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है। तो क्या सूचना दी गई है? जो प्रश्न में है वही तो सूचना है। तो प्रश्न बोला है कि 2 शैक्षिक वर्षों में एक विद्यार्थी द्वारा अलग अलग विषयों में प्राप्त किए गए अंक, यही क्या है आपका प्रश्न था, और यही उसका क्या है? उत्तर है। ठीक है ना, तो ये मैंने यहां पर पहले का उत्तर तो लिख दिया। चलिए ये हो गया आपका पहले का उत्तर, दिए गए अंक, नहीं हुआ था कॉपी तो अंक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या रहा है? किस विषय में विद्यार्थी के प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार हुआ? सुधार हुआ मतलब अच्छे अंक आए, सुधार हुआ मतलब अच्छे अंक आए। सॉरी, आप देख रहे हैं गणित में पहले उसको 5 और 6 में 30 अंक मिले थे, फिर उसको कितने मिले? 60 अंक। तो ये सबसे ज्यादा सुधार हुआ ना, 30 से 60 सीधा 100% बढ़ गए, दुगना हो गया सीधा। 30 से क्या हो गया? 60 हो गया। बाकी में तो 50 से 55 हुए, 45 से 50 हुए, यहां पर तो कम हुए हैं, पहले 50 मिले थे फिर 45 मिले, यहां पर 60 थे तो 60 ही है। तो सबसे ज्यादा किसमें हुए हैं? गणित विषय में। किसमें हुए हैं? गणित विषय में। गणित विषय में पहले उसको कितने मार्क्स मिले थे? गणित विषय में पहले उसको 30 मार्क्स मिले थे, और गणित में फिर उसको कितने मिल गए? 60 मार्क्स मिले, तो गणित में उसको सबसे ज्यादा सुधार हुआ। तीसरा क्वेश्चन है किस विषय में प्रदर्शन में गिरावट आई? तो देखो गिरावट मतलब कि पहले आपका जो दंड आलेख था, इनको क्या बोलते हैं? दंड आलेख। दंड आलेख यदि छोटा बना है तो देखें यही है, अंग्रेजी में पहले उसको 50 मार्क्स मिले, फिर कितने मिले? 45 मिले। तो हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी में उसके रिजल्ट में क्या आई है? गिरावट आई है। तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? अंग्रेजी। क्या उत्तर हो जाएगा? अंग्रेजी। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, किस विषय में प्रदर्शन समान रहा? समान मतलब जितने अंक 2005-6 में आए उतने ही अंक 2006-7 में आए, तो वो क्या है? हिंदी। हिंदी में उसको 60 अंक पहले भी मिले और 60 ही अंक उसको बाद में भी मिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। दी गई सारणी में किसी राज्य के खाद्यान्न उत्पादन को यह दर्शाता है, आंकड़ों को दंड आलेख के रूप में हमें इसको बनाना है। तो कोई समस्या नहीं है, इसको तो हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। दंड आलेख बनाने के लिए
इन्होंने बोला है कि वर्ष हैं 2001, 2, 3, 4, 5 और उत्पादन दिया गया है आपको किसमें, लाख टन में आपको उत्पादन यहाँ पर दिया गया है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं, बना लेते हैं, बहुत आसान है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। तो हमें सबसे पहले दंड आलेख बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, दो हमें अक्ष खींचने पड़ते हैं। तो मैंने यहाँ पर दो अक्ष खींचे, ठीक है ना, ये हमारे दो अक्ष हो गए। इसके बाद इस दंड आलेख में हमें क्या करना पड़ेगा कि 10-10 के कुछ हमारे लिए लाइन खींचनी पड़ेगी। तो 10-10 की हम इस पर लाइन खींच लेते हैं। आप या फिर चलिए मैं न्यू पेज पे आपको अच्छे से बता देता हूं कैसे बनाएंगे। चलिए यहां अपन देखते हैं कैसे हम इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें दो अक्ष खींचेंगे। क्या खींचेंगे, दो अक्ष खींचेंगे। एक अक्ष ये खींचा, एक अक्ष मैंने ये यहां पर खींचा, दो अक्ष खींचे। अब यहां पर मुझे अपन देख ले पहले कितने सत्र लेने हैं। तो सत्र लेने हैं मुझे 2001 से लेकर, तो अपन सत्र बना लेते हैं सबसे पहले। यहां एक सत्र बना लेंगे, 1, 2, 3, 4 और ये 5, ठीक है ना। अब ऊपर हमें कितनी ऊंचाई तक जाना है, 80 तक जाना है। तो हम 10-10 के, आप चाहें तो 10-10 के कॉलम बना लें, 10-10 के हम बना लेते हैं। चलिए ये हो जाएगा आपका 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100। ये आप मान के चलिए कि हर एक जो डैश है ये कितने को दर्शा रहा है, 10-10 के। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, है ना। यहाँ ये किसको दर्शा रहा है, वर्ष को दर्शा रहा है। तो आप यहाँ लिखें 2001, 2002, 3, 4 और ये 5। अब हमें यहाँ पर ये भी लिखना है कि ये किसको दर्शा रहा है, वर्ष को। तो हम यहाँ पे ऐसे तीर लगा के क्या लिख देंगे, ये क्या है, वर्ष है। और ये किसको दर्शा रहा है, उत्पादन लाख टनों में। तो हम इसको लिख देंगे उत्पादन, यहां पर लाख टन, ठीक है ना। अब हम क्या बनाएंगे, दंड आलेख। तो 2001 वाला कहां तक गया है, 45 तक। चलिए तो हम सबसे पहले कहां तक बनाएंगे इसको, 45 तक बनाएंगे। तो 2001 वाले पे हम यहां से दंड आलेख बनाना स्टार्ट करेंगे। 40 और 50 के बीचों बीच हम इसको एक दंड आलेख बना देंगे। ये बिल्कुल हमारा ऐसा दंड आलेख बन गया। सबकी चौड़ाई, जितने भी दंड आलेख बनाएंगे उनकी चौड़ाई सबकी कैसी रहेंगे, समान रखेंगे। चौड़ाई मतलब ये मोटाई कह सकते हैं उनकी, ठीक है। 2002 कहां तक जा रहा है, 48 तक। तो थोड़ा सा उससे ऊपर जाएगा, थोड़ा सा उससे जस्ट ऊपर 48। फिर तीसरा कहां तक जा रहा है, 60 तक। तो 60 तक बना लें अपन तीसरा। ये हमारा 60 तक बन गया। चौथा 62 तक जा रहा है, थोड़ा सा उससे ऊपर रहेगा, हल्का सा बिल्कुल, वहां तक अपन बना लेते हैं। और लास्ट वाला है 80 तक जा रहा है, तो हम 80 तक बना लें। आप इसको स्केल से बनाएंगे तो बहुत अच्छे बनेंगे ये, एक जैसी एक्यूरेट एग्जैक्ट डिस्टेंस आप लेकर बनाएंगे तो बहुत अच्छे बनेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ये दंडालेख बनाना था। इसमें आपको मुख्य रूप से ये ध्यान देना था कि आपको दो अक्ष बनाने थे। एक्स अक्ष पर आपको वर्ष को लेना था, तो यहां पर आपको तीर लगा के वर्ष लिखना पड़ेगा। वाई अक्ष पे आपको तीर लगा के उत्पादन लाख टन में लिखना था। फिर यहां पर एक जैसी दूरी पर आपको वर्ष डालने थे, 2001, 2, 3, 4, 5।
और यहां पर भी एक जैसी दूरी लेकर आपको यहां पर क्या डालने थे, ये उत्पादन जो लाख टन में हुआ था वो डालने थे। आप चाहें तो यहां पर स्केल भी लिख सकते हैं कि आपने कितनी दूरी को आपने कितना माना है, 1 सेंटीमीटर को हो सकता है, बाई एक्सेस पे आपने क्या ना, लेकिन अभी मत लिखें, आप इसको छोड़ें, ये बड़ी क्लास का है, आप तो इतना अभी बनाएंगे तो ये ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है, इन आंकड़ों को हमें पाई चार्ट में बताना है। चलिए पाई चार्ट कैसा होता है, पाई चार्ट बिल्कुल एक सर्कल की भांति होगा, और यहां पर लिखा है कि विद्यार्थियों की संख्या हमें दी गई है, हिंदी में 40 विद्यार्थी हैं, अंग्रेजी में 25, ये मतलब भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थी हैं, जो अंग्रेजी है वो 25 विद्यार्थी बोलते हैं, मराठी 15, तमिल 10, और कुल कितने हैं, 90 हैं। कुल कितने हैं ये विद्यार्थी, 90 हैं। तो मैं आपको एक चीज बताऊं, जो हमारा पाई चार्ट होता है वो एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, एक वृत्त को रिप्रेजेंट करता है, वृत्त बताता है। तो वृत्त मतलब कि यहां जो 90 बच्चे हैं वो 360 डिग्री को, वृत्त का कोण कितना होता है, एक पूरा 360 डिग्री को, तो हम सबसे पहले इनके भिन्न निकालेंगे। क्या निकालेंगे, भिन्न ज्ञात करेंगे। सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, भिन्न, क्योंकि हमें पाई चार्ट बनाने के लिए त्रिज्यखंड के कोण का मान ज्ञात करना बहुत आवश्यक होता है, कि कितने कोण में किसे हमें किस किस वैल्यू को हमें रखना है। तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे, भिन्न। भिन्न मतलब होता है कि अंश में तो वही रहेगा, जैसे ये 40 बच्चे हिंदी में बोलते थे तो ये अंश में 40 ही रहेंगे, और हर में कुल आ जाएगा। हर में कुल मतलब कितने थे, 90, तो ये हो गया 40/90। यहां क्या हो गया, 25/90। यहां कितना हो गया, 15/90। कुल से हमें क्या करना है, भाग देना है। यहां कितना हो गया, 10/90। काटना नहीं है आपको, ठीक है। अब हमें निकालना है क्या, त्रिज्यखंड का कोण। क्या निकालना है, त्रिज्यखंड का कोण, त्रिज्यखंड का कोण। तो त्रिज्यखंड का कोण कैसे निकलेगा, ये जो आया है 40/90, इसमें हम गुणा करेंगे 360 का। कितने का गुणा करेंगे, 360 का। तो 90 से आपका 360 कितने बार करेगा, 9 चौके 36, 4 बार, है ना। मतलब 90 से 360, सब में 90 से यहां 360 का गुणा कर देंगे सब में, तो नीचे सबके 90 है, जब 90 से 360 कितनी बार कटा, 4 बार। तो 4 का 4 में मतलब ये आपका आ गया 4, 4 का 4 में गुणा किया, ये आ गया 160। कितना आ गया, 160। ऐसे यहां भी 90 से 360 कटेंगे तो कितना बचेगा, 4। 25 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 100। फिर यहां 15 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 60। और यहां 10 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 40। ठीक है ना। 10 का यहां पर 4 में गुणा करेंगे तो आ गया 40। आप इनको जोड़ के देखें, ये 360 आने चाहिए, चारों एंगल कितने आने चाहिए, 360, क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक वृत्त को। पाई चार्ट क्या है, एक वृत्त। 160 और 100, 260, 260 और 60 और 40, 100 हो जाएंगे, 260 और 100, 360। चलिए अब हम इसका क्या बनाएंगे, पाई चार्ट बनाएंगे। तो 160 डिग्री हिंदी को बताएगा, 100 डिग्री अंग्रेजी को। अब कैसे बनेगा पाई चार्ट, ये देखते हैं। चलिए मैं एक नया ब्लैंक पेज ले रहा हूं। चलिए मैंने ये पेज ले लिया है, ठीक है ना। इसको मैं एक काम करता हूं, व्हाइट पेज ले रहा हूं, ठीक है। चलिए अब मैं यहां पर एक सर्किल लूंगा, पाई चार्ट बनाना है मुझे, तो क्या लूंगा मैं, एक सर्किल। ठीक है ना, ये हो गया हमारा, हम पाई चार्ट के लिए हमारा जो सर्किल हम लेते हैं वो हमारा क्या हो गया, ये सर्किल हो गया। और बड़ा कर लेते हैं चलिए, या फिर एक काम करते हैं, मजा आएगा आपको। हम सर्किल ही बनाते हैं, कि आप सर्किल कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए आप सर्किल बनाएंगे, एप्लीकेशन लेता हूं, प्रकार की मदद से बनाएंगे ना सर्किल। चलिए मैं प्रकार ही ले लेता हूं। ऐसे ही बनाएंगे सर्किल। मैंने भी प्रकार ले ली, आपने सर्किल बनाया, आपको एक सेंटर मिला, इतना तो आप कर लेंगे। अब मैंने क्या, अभी आपने देखा था कि 160 डिग्री पे कौन आ रहा था, हिंदी। अब 160 डिग्री कैसे बनाएंगे ये देखेंगे। चलिए सबसे पहले तो एक त्रिज्या खींच लें आप, केंद्र से परिधि तक की दूरी कोई भी, ये खींच लिया आपने, ठीक है। अब मुझे यदि 160 डिग्री बनाना है तो कैसे बनाऊंगा, आप चांदे से बनाएंगे। चलिए मेरे पास भी है चांदा, ये चांदा है, थोड़ा बड़ा कर ले रहे हैं।
ठीक है ना, अब दिख रहा होगा चांद। चलिए इसको मैं थोड़ा सा रोटेट करता हूं और 160 डिग्री बनाना है मुझे, है ना, 160 डिग्री। चलो बना के देखते हैं कैसे बनाते हैं। ये ऐसे रखेंगे सेंटर पे, बिल्कुल इसको सेंटर पे रखा मैंने। अब 160 डिग्री यहां से गिनना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मेरी ये लाइन है, मैंने इसको आधार माना है। तो 160 डिग्री मतलब अंदर वाले गिनेंगे, 10 20 30। यहां पर देखिए 160 यहां आ रहा है, ये आ रहा है 160। मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट लगाई दिया, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, इसको तो हटा दे रहे हैं, पॉइंट मिल गया मेरा 160 वाला। इस सर्कल के केंद्र को और इस पॉइंट को हम मिला देंगे परिधि तक, ठीक है ना। तो ये जो मेरा एंगल बना, ये कितने डिग्री का बना, 160 डिग्री का। कितने डिग्री का बना, 160 डिग्री। 160 डिग्री में कौन था, हिंदी, हिंदी थी। और कितने बच्चे थे वो, 40। ठीक, फिर हमारा नेक्स्ट कौन था, देख लेते हैं। 100 डिग्री अंग्रेजी, ये हमारे क्या है, त्रिज्यखंड के क्या है हमारे कोण। 100 डिग्री अंग्रेजी जो कि 25 बच्चों को बताएगा। चलिए तो 100 डिग्री बनाए हम। 100 डिग्री कैसे बनाएंगे, इसी चांदे की मदद से बनाएंगे। चलिए चांदा हमने उठाया, अब हम इस चांदे को कहां रखेंगे, इस दूसरे वाले आधार पर रखेंगे। तो इसको घुमाएं हम पहले, ये मैंने यहां से घुमा दिया पूरा बिल्कुल। थोड़ा सा खिसकाएं इसको, चलिए सेंटर पे रख दिया। अब यहां से गिनना स्टार्ट करेंगे, 10 20 30 40 50, कितने 100 डिग्री का चाहिए है। तो 100 डिग्री कहां पे आएगा, ये है 100 डिग्री आपका। 100 डिग्री कहां पे है, ये है आपका 100 डिग्री। चलिए 100 डिग्री है, तो 100 डिग्री आपका पॉइंट मुझे मिल गया है। तो मैं अब इसको इस पॉइंट से, 100 डिग्री वाले पॉइंट से, सॉरी सीधी रेखा खींचनी है, 100 डिग्री के पॉइंट से मैं इसको मिला दूंगा। ये इस टाइप से मिल गया। ये वाला जो एंगल है हमारा कितना आया है, ये एंगल है हमारा 100 डिग्री। और ये किसको दर्शा रहा है, अंग्रेजी को दर्शा रहा है। और अंग्रेजी के कितने बच्चे थे आपके, 25 बच्चे थे। इसके बाद कौन है, मराठी के 15 हैं 60 डिग्री में। तो 60 डिग्री बनाना है, तो फिर हम इस चांदी को लेके आए। अब बेस हमारा ये वाली लाइन हो जाएगी। चलिए इसको हम पहले घुमा के बेस पे रखें हमारे। ठीक है ना। अब हम यहां से, ये अंदर वाली, ये 180 से शुरू हो रहा है, हमें 180 से शुरू नहीं करना, हमें 10 से शुरू करना है। तो देखें अंदर अंदर इसके 10 से शुरू है, तो यहां तक, ये कहां तक जाना है अपन को, 60 डिग्री जाना है। तो ये 60 डिग्री कहां आ रहा है, यहां आ रहा है। चलिए 60 डिग्री आ गया, इसको हम हटा देते हैं। 60 डिग्री आ गया है, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट को हम मिलाएं, ये हमारा एंगल आ गया है 60 डिग्री। और 60 में कौन था, मराठी था, तो हम इसको लिखेंगे मराठी। और कितने बच्चे थे, शायद 15 बच्चे थे। और ये जो बचा हुआ है ये 40 डिग्री आएगा। और 40 डिग्री में कौन था, तमिल था, हम इसको लिख लेंगे ये 40 डिग्री तमिल। तमिल में बच्चों की संख्या कितनी थी, 10 बच्चे थी। आप चाहें तो इसको मैं आपको बता भी सकता हूं कि ये 40 डिग्री ही आएगा। चलिए देख लेते हैं अपन नाप के 40 डिग्री है कि नहीं। कोई भी अपन सेंटर मान के यहाँ पर रख लेंगे। देखिए ये आप देख पा रहे हैं, गिन पा रहे हैं आप, ये 40 डिग्री है। ये यहाँ से गिने आप, ये 10, ये 20, ये 30 और ये 40। 40 डिग्री बनाइए, और 40 डिग्री में क्या आया है, तमिल आया है। तो आप समझ पा रहे होंगे, जब भी हमें पाई चार्ट बनाना है, मुख्य चीज आप ये लें, जब भी हमें पाई चार्ट बनाना है तो पाई चार्ट के लिए हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, पाई चार्ट के लिए हम सबसे पहले निकालते हैं त्रिज्यखंड का कोण। त्रिज्यखंड का ये कहलाती है त्रिज्यखंड। ये दो त्रिज्याएं हैं, और दो त्रिज्याओं के बीच का जो एरिया है, ये सारा कहलाता है त्रिज्यखंड।
तो ये त्रिज्यखंड के बीच में क्या कोण है, ये जो कोण है 160 डिग्री, हमें ये निकालना पड़ता है। तो ये निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले भिन्न ज्ञात करनी पड़ेगी। भिन्न ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, अंश में तो वही संख्या होगी, हर में जो सभी संख्याओं का योग है वो हो जाएगा। सभी संख्याओं का योग कितना दिया था, 90, तो 40/90, ये भिन्न आ गया। काटना नहीं है, हमें काटना नहीं है, काटेंगे तो फिर तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और उसमें जब हम 360 का फिर गुणा कर देंगे तो वो हमारे पास त्रिज्यखंड का कोण आ जाएगा। जब 360 का गुणा करते हैं तो फिर वो कट जाता है आसानी से। ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12। हाँ, बहुत सरल ये तो। 360 विद्यार्थियों का समूह है, आने जाने के विभिन्न साधनों को पाई चार्ट में दर्शाया गया है। कितने विद्यार्थी साइकिल से जाते हैं, तो बताइए। ये 360 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं, 360, और ये कोण दिए गए हैं। ठीक है ना, तो पहले अपन निकालें कि 80 डिग्री पैदल है, 90 डिग्री साइकिल है, बस का 120, तो सबका कोण 360 आएगा, है ना। तो सबके कोण निकालें अपन। हम देखें, पैदल और धन साइकिल और धन कार और धन बस, ये सबका कोण कितना आएगा, 360, है ना, क्योंकि व्रत का है वो, तो 360 आएगा। और बच्चे भी कितने हैं, 360, मतलब 360 विद्यार्थी हैं और 360 डिग्री का ही आपके पास क्या है, कोण है। 360 विद्यार्थी 360 डिग्री कोण को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो यदि मुझे एक विद्यार्थी का कोण निकालना है, या एक डिग्री में कितने विद्यार्थी आ रहे हैं ये भी निकालना है ना, तो कैसे निकलेगा। यहां मैं 360 का भाग दे दूं, यदि यहां भाग दे रहा हूं 360 का, तो यहां भी मुझे 360 का भाग देना पड़ेगा, क्योंकि ये बराबर का निशान लगा है, बराबर का निशान लगा है, तो ये समीकरण है। समीकरण है तो एक पक्ष में यदि भाग दिया तो दूसरे पक्ष में भी भाग देना पड़ेगा। तो ये 360 से 360 कैंसिल हो गया, तो बचा 1। यहां 360 से 360 कैंसिल हुआ, तो यहां बचा 1। इसका मतलब यह है कि एक विद्यार्थी 1 डिग्री को बता रहा है, या 1 डिग्री एक विद्यार्थी को बता रहा है, हम ये भी कह सकते हैं। यहां पर जो 80 डिग्री है, मतलब कितने विद्यार्थी हैं, 80। 1 डिग्री एक विद्यार्थी को, या फिर एक विद्यार्थी 1 डिग्री को, बात तो बराबर हुई। 1 बराबर 1 आ गया, क्योंकि तो कितने विद्यार्थी साइकिल से जा रहे हैं, साइकिल से 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है मतलब 90 बच्चे। भाई हमने निकाला ना कि 1 डिग्री बराबर कितना है, 1 विद्यार्थी, तो साइकिल से बच्चे जा रहे हैं 90 डिग्री, तो बच्चे कितने हो गए, 90 विद्यार्थी हो गए। अब पहले का उत्तर तो हो गया 90 विद्यार्थी। दूसरा, कितने विद्यार्थी बस से स्कूल जाते हैं, तो बस में कितने डिग्री है, 120 डिग्री, तो 120 डिग्री का मतलब कितने होगा, 120 विद्यार्थी। ठीक है, यहां पर हमने ये निकाल लिया कि 1 डिग्री में कितने विद्यार्थी आ रहे हैं, तो हमारा आ गया था 1 डिग्री में 1 विद्यार्थी आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। एक सेकेंड, 12 के बाद 13 नीचे है। चलिए, दिए गए पाई चार्ट में सिंचाई के विभिन्न तरीकों को दर्शाया गया है। पाई चार्ट पढ़ें और निम्न के उत्तर दें। चलिए, कितने प्रतिशत भूमि नहरों द्वारा सींची जाती है, नहरों द्वारा कितने प्रतिशत भूमि सींची जाती है। तो नहरों द्वारा कितनी सींची जाती है, लिखा है 46%, तो हमने लिख दिया 46%। ये तो प्रतिशत में ही दिया है, कुछ करना ही नहीं है इसमें। दूसरा, 17% भूमि किस माध्यम से सींची जाती है, तो 17% भूमि टैंक के माध्यम से सींची जाती है। ये कुछ ज्यादा सरल प्रश्न दे दिया है, पता नहीं। तीसरा, ट्यूबवेल से सींची जाने भूमि का कितना प्रतिशत है, तो ट्यूबवेल से 25% है, तो तीसरे का उत्तर 25% हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। किसी व्यक्ति की मासिक आय 15,000 है, उसके द्वारा मासिक बचत को पाई चार्ट में दर्शाना है, जिसका त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण कितना है, 60 डिग्री है। उसके द्वारा कितनी मासिक बचत की गई है, मासिक आय का कितना प्रतिशत है। तो इन्होंने बोला है, पहले तो इनकम जो है, आय कितनी है पूरी 15,000, आय कितनी है उसकी 15,000 रुपए। अब उन्होंने बोला है मासिक बचत को पाई चार्ट पे दर्शाने का त्रिज्यखंड का कोण, बचत कितनी है, मतलब ये आय कुल हो गई, आय कितनी हो गई, कुल हो गई। तो हम कह सकते हैं ये 360 डिग्री हुआ होगा। कितना होगा, 15,000 रुपए 360 डिग्री को दर्शाएगा, है ना। अब उन्होंने बोला है कि उनके द्वारा मासिक बचत को पाई चार्ट में दर्शाना है, जिसका त्रिज्यखंड का कोण कितना है, 60 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि 360 डिग्री
कितने को दर्शा रहा है? 15,000 रुपए को, है ना। कुल कुल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। व्रत कितना होता है? 360 डिग्री का। वो हमारी टोटल आय वो कितने को दर्शा रही है? 15,000 रुपए को। तो आपको यदि 1 डिग्री निकालना है, कितना निकालना है? 1 डिग्री। तो 1 डिग्री कैसे निकलेगा? 15,000 के बटे में आप क्या कर देंगे? 360। कैसे कर दिया 360? यदि मुझे 360 की जगह 1 करना है तो मैं क्या करूंगा? 360 का भाग दूंगा। तो यदि यहां इस पक्ष में 360 का भाग दिया तो दूसरे पक्ष में भी 360 का भाग देंगे। तो ये आ गया 15,000 बटे 360, 1 डिग्री का मान आ गया। अब मुझे क्या निकालना था? बचत निकालनी थी, सेविंग। वो कितनी है? 60 डिग्री। कितनी है? 60 डिग्री दिया गया है ना। रज्जखंड का केंद्रीय कोण कितना है? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का मान कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 15,000 बटे 360 था। इस 1 को 60 कैसे बना सकते हैं? इस 60 का गुणा करके। तो यहां यदि मैंने 60 का गुणा किया तो दूसरे पक्ष में भी क्या करना पड़ेगा? 60 का गुणा करना पड़ेगा। तो यहां मैंने 60 का गुणा कर दिया। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूं कि इसे इन्हें काटा मत करिए पहले से, इन्हें सबसे बाद में काटें। देखें तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 से 36 6 बार कैंसिल हुए। अब हमें 6 से 15,000 को काटना है तो कितने बार कटेगा? ये 6 दूनी 12 बचे 3, 30 हो गए, 6 पंचे 30 और बाकी के 2 शून्य, 2500। तो इसकी बचत कितनी हो गई? 2500। 60 डिग्री का मान कितने बराबर हो गया? 2500 की। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि बचत, उसके द्वारा मासिक बचत। तो मासिक बचत कितनी हो गई? 2500 रुपए की। और यह मासिक आय का कितना प्रतिशत है? तो आय से यदि हमें प्रतिशत निकालना है तो प्रतिशत कैसे निकालते हैं? प्रतिशत निकालने का तरीका होता है कि बचत कितनी थी? 2500 बटे कुल कितना है? 1500, और उसमें हम 100 का क्या कर दें? गुणा कर दें। तो ये आ जाता है प्रतिशत। तो आपके 15,000 थी। हाँ, अब ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गए, 1 शून्य से ये शून्य कट गया। अब 250 का 15 में भाग दें, मतलब 250 में 15 का भाग दें तो कितना जाएगा? 15 एकम 15, बचे कितने? 10। 100 हो गए, 15 छक्के 90, फिर 10 बच गए तो 16.66, या यहां पर बार लगा दें। तो ये आपका क्या आ गया? 16.66% आपका उत्तर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि आप अपनी एक दिवस की दिनचर्या में व्यतीत समय नीचे दी गई सारणी में भरें। चलिए, गतिविधि में व्यतीत समय। चलिए, स्कूल में कितना समय निकालते हैं? तो स्कूल में लगभग अपन 6 घंटे मान के चलते हैं, 6 घंटे हम निकालते हैं। ठीक है, यहां अपन लिखते हैं घंटों में, व्यतीत समय घंटों। फिर खेल में लगभग मान के चलें 2 घंटे, पढ़ाई में लगभग 4 घंटे, सोना तो 8 घंटे चाहिए हमें। चलिए, तो कितना हो गया ये? 6 और 4 10, और 8 और 2 10, 20 तो घंटे निकल गए। अन्य काम में, खाने पीने में 4 घंटे, ये हो गए आपके 24 घंटे। भिन्न के रूप में लिखना, मतलब कि भिन्न क्या कहलाती है? अंश तो वही होता है, 6 था तो 6, और हर होता है टोटल। टोटल कितना है? 24। तो ये हो गया 6/24। 6/24 का मतलब कैसे 24 को काटा? 1/4, फिर ऐसे 2/24, तो 2 से 24 को काटा तो 1/12, फिर ये 4/24, तो 4 से 24 को काटा तो 1/6, ये हो गया 8/24, तो ये हो गया 1/3, यहाँ हो गया 4/24, तो वो तो पहले कर ही चुके हैं हम, 1/6। अब इन्होंने क्या बोला है? 360 डिग्री की भिन्न में करना है। तो कुछ नहीं, हम 360 डिग्री का क्या कर देंगे? इसमें गुणा कर देंगे। ये त्रिज्यखंड का कोण पूछ रहा है, तो 360 डिग्री का पाई चार्ट के रूप में प्रदर्शित करना है ना, तो त्रिज्यखंड का कोण तो हमें बनाना ही पड़ेगा। तो इसमें हम क्या कर देंगे? सब में 360 का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो भिन्न से, यदि हमें भिन्न से त्रिज्यखंड का कोण निकालना है तो 360 का क्या कर देते हैं? हम गुणा कर देते हैं। तो ये 4 से जब 360 कटेंगे, कितने बार कटेगा? 90 बार। फिर यहां भी 360 का गुणा करेंगे जब हम, तो ये कितना आएगा? 30। यहां भी हम जब 360 का गुणा करेंगे तो 6 36 60%, 60 डिग्री। यहां पर 360 का करेंगे तो 120 डिग्री, और यहां पर 360 का गुणा करेंगे तो 60 डिग्री। चलिए, ये आपके त्रिज्यखंड के कोण आ गए हैं। अब जब हम क्या बनाएंगे? इसका पाई चार्ट बनाएंगे। तो पाई चार्ट बनाने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो एक सर्किल लेंगे। तो चाहे तो मैं सर्किल सीधा बना बनाया ले ले रहा हूं।
या फिर आप कहें तो मैं सर्कल बना दे रहा हूं। इस टाइप से आप यहां पर ऐसा सर्कल बना लेना। आप सर्कल बना लेंगे और फिर इस सर्कल में आपको केंद्र तो मिल ही गया है, यहां पर ये केंद्र है। 90 डिग्री बनाना है पहला एंगल, तो 90 डिग्री कैसा रहता है, सीधा सीधा रहेगा 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा आपका। ये जो 90 डिग्री है ये किसको दर्शा रहा है, स्कूल को दर्शा रहा है। घंटे की बात करी जाए तो 6 घंटे दर्शा रहा है। फिर 30 डिग्री, 30 डिग्री आप फिर चांदी से नाप के आप बना सकते हैं कि 30 डिग्री कैसे आएगा। आप चाहें तो मैं बना देता हूँ चांदी से, चलिए प्रोटेक्टर ले लेते हैं। यहाँ आपको एक बेस रखना पड़ेगा। इस टाइप यहाँ से 30 आप गिन लें, ये लगभग यहाँ कहीं 30 आ रहा है आपका। तीस डिग्री आप ऐसे बना लेंगे, ठीक है। तो आप इस टाइप से ऐसे ये 30 बन जाएगा। फिर 60 डिग्री बना लेंगे आप, कुछ यहाँ पर ऐसा कुछ 60 डिग्री बनेगा। फिर 60 के बाद आप कुछ 120 डिग्री बनाएंगे, तो यहाँ कुछ ये कुछ 120 डिग्री इस टाइप से बन जाएगा, ठीक है। तो आपके सारे एंगल बन जाएंगे। ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा जो कि खेल को दर्शाएगा। ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा जो कि आपका घर में पढ़ाई को दर्शाएगा। ये 120 डिग्री हो जाएगा जो कि आपका सोने को दर्शाएगा। और ये आपका अन्न को दर्शाएगा 60, ठीक है ना। ये 60 डिग्री यहाँ आएगा सीधा एग्जैक्ट, सॉरी। क्योंकि ये टोटल हो रहा है 90, 30, 120 और ये 60, 180। 180 की तो सीधी रेखा होती है, ठीक है। ये 120 इस टाइप से आपका ये पाई चार्ट बन जाएगा। यहाँ आपने भिन्न के रूप में दर्शा दिया और भिन्न के साथ आपने यहाँ पर आपने 360 डिग्री का मतलब कि त्रिज्यखंड का कोण भी आपने दर्शा दिया है। चलिए ये आपका चैप्टर खत्म हुआ और बहुत ही अच्छा चैप्टर था। सीखने को बहुत कुछ आपको यहाँ पर मिला होगा, कैसे पाई चार्ट बनाना है, कैसे दंडालेख बनाना है, कैसे प्रायिकता के कुछ क्वेश्चन डाले गए हैं। तो थैंक यू वेरी मच।